बच्चों, कैसे हैं आप। आज YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिवॉल्यूशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। किस प्रकार से असेट और लायबिलिटी की रिवॉल्यूशन करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों ने सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से असेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता है। तो असेट और लायबिलिटी का जब आप रिवैल्यूएशन करते हैं तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से एडमिशन के टाइम में करते थे उसी प्रकार से करेंगे, अर्थात इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल वैसे ही किया जाता है। क्वेश्चन है कि व्हाई रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड्स क्यों पड़ी। तो ये कहा जाता है कि असेट और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन इसलिए की जाती है कि जो बंदा रिटायर होता है वो ये सोचकर चलता है कि असेट और लायबिलिटी जिस मूल्य पर दिखाए गए हैं वास्तव में उनका मूल्य नहीं, वो मूल्य नहीं है। इसी प्रकार से जो बंदा जो है ऑलरेडी जो रिमेनिंग बचते हैं उनके मन में भी यही संशय होता है कि असेट और लायबिलिटी की जो है रियल वैल्यू नहीं दिखाई गई है। क्वेश्चन है कि उनकी थिंकिंग क्या होती है, उनकी सोच क्या होती है, वो क्या सोचते हैं। जो बंदा रिटायर होता है वो ये सोचता है कि असेट जिस मूल्य पर दिखाए गए हैं वास्तव में उसका मूल्य उससे बहुत अधिक है, और लायबिलिटी जिस मूल्य पर दिखाई गई है वह उससे अधिक मूल्य पर दिखाई गई है। और जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो ये बोलते हैं कि असेट की वैल्यू कम है और लायबिलिटी की वैल्यू जो है वो भी कम दिखाई गई है, और लायबिलिटी जो है वो कम मूल्य पर दिखाई गई जिस बंदा रिटायर हुआ। तो अब बात आती है कि किस प्रकार से इसकी एडजस्टमेंट करनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको बताया एडमिशन के टाइम में, अर्थात जब इसका प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जिस प्रकार से जो है एडमिशन के टाइम में इसकी रिवैल्यूएशन करते हैं असेट एंड लायबिलिटी की, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम में भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं, अर्थात कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो क्वेश्चन है कि किस प्रकार से इसको जो है किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा और क्या आपने करना है। आप सभी जानते हैं असेट हमेशा डेबिट करने से बढ़ता है। यदि असेट की वैल्यू बढ़ती है तो सारे असेट को डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। इसी प्रकार से यदि असेट की वैल्यू कम होती है तो असेट को क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। लायबिलिटी की भी वही बात है कि लायबिलिटी क्रेडिट करने से बढ़ती है, यदि लायबिलिटी बढ़ी तो लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। इसी प्रकार से यदि लायबिलिटी कम होती है तो लायबिलिटी को डेबिट और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, या लायबिलिटी यदि बढ़ती है तो लायबिलिटी को क्रेडिट और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। अनरिकॉर्डेड असेट को यदि कोई है तो अनरिकॉर्डेड असेट को डेबिट कर दो और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यदि कोई है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को जो है वो क्रेडिट कर दो और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। एनी टाइप ऑफ रिजर्व यदि इंक्रीज होते हैं तो आप सभी जानते हैं रिजर्व का इंक्रीज होना बिजनेस के अंदर लॉस होता है तो वह रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, अर्थात एंट्री की जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एनी टाइप ऑफ रिजर्व। और यदि लॉस होता है तो यदि रिजर्व जो कम होते तो आपको प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब इसकी उल्टी एंट्री की जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। यदि रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आता है तो सभी पार्टनर की कैपिटल में एज पर देयर होल्ड रेशियो, चाहे वो रिटायरिंग है चाहे डेथ पार्टनर, चाहे वो किसी पार्टनर की डेथ हुई, सभी पार्टनर की कैपिटल में एज पर देयर होल्ड रेशियो इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद अब बात आती है कि यदि लॉस होता है तो भी सभी पार्टनर्स की कैपिटल में एज पर देयर होल्ड रेशियो इस लॉस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कब आता है जब क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा होता है, और लॉस कब आता है यदि डेबिट साइड का टोटल जो है वो क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा होता है। अब बात आती है कि जब बंदा को रिटायर होता है, क्योंकि एडमिशन के टाइम में बंदा लेकर आता है, रिटायरमेंट के टाइम में उस बंदे को पेमेंट की जाती है। तो पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, किस प्रकार से जो है रिटायरिंग पार्टनर्स को जो है वो पेमेंट की जाएगी, उसका अमाउंट क्या ड्यू होगा। सबसे पहले बात है कि उसका अमाउंट क्या ड्यू होगा। सबसे पहले तो उसे उसकी कैपिटल में हिस्सा दिया जाएगा, उसके बाद जितने भी उसके रिजर्व और प्रॉफिट में हिस्सा है उसे वो दिया जाएगा, गुडविल में हिस्सा दिया जाएगा, ज्वाइंट राइट पॉलिसी में हिस्सा दिया जाएगा, अब तक के प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा, और अगर उसने कोई पर्सनल यूज के लिए निकाली तो उसकी ड्राइंग को उससे घटाया जाएगा, या बिजनेस के अंदर कोई रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ तो उसे दिया जाएगा, लॉस हुआ तो उससे ले लिया जाएगा। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जिस तरह से आप एडमिशन के टाइम में करते थे बिल्कुल पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट जो है उसी का भी इसी तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। अंत में जो उसका बैलेंस आता है उसको पेमेंट करने के दो तरीके हैं। या तो पहला तरीका है कि लमसम पेमेंट मेथड, कि जो उसकी पेमेंट बढ़ती है उसको आपने लमसम पेमेंट में कर दी कि भैया आपका ये पेमेंट बढ़ती है, आपको ये पेमेंट दी जाती है, उसको पेमेंट कर दी जाती है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन अराइज कि आप लेखा पुस्तकों में क्या एंट्री करते हैं। जो बंदा रिटायर होता है या जो बंदा डिसीज होता है, डिसीज मीन जिसकी डेथ होती है,
उस पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा टू कैश और टू बैंक। अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा, अगर आप चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं तो बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। तो इस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री कर दी जाएगी। यहाँ क्लियर से इंडिकेशन है कि जब भी कभी आप किसी रिटायरिंग पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे तो आप एंट्री करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। चेक के द्वारा या बैंक के द्वारा जो है पेमेंट कर दी जाएगी। इसकी नरेशन लिखी की जाएगी बीइंग अमाउंट पेड टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर थ्रू चेक या थ्रू कैश। इस प्रकार से जो है इसकी नरेशन लिख दी जाएगी और इस प्रकार से इसकी पेमेंट कर दी जाएगी। क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसे ही करना है, कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनाना है। लास्ट में जो बैलेंस आता है हम उसको बैलेंस कैरी डाउन लिखते थे, अब बैलेंस कैरी डाउन लिखने की बजाय वहां पर टू कैश या टू बैंक करेंगे और उसको पेमेंट कर दी जाएगी। इस प्रकार से उसकी पेमेंट कर दी जाती है। उसके बाद अब बात आती है कि यदि आप इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि दो मेथड है, एक लम सम पेमेंट मेथड और दूसरा जो है आपका वो पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर क्यों किया जाए। पार्टनर्स लोन अकाउंट में इसलिए ट्रांसफर किया जाएगा कि कई बार क्या होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, डिसीज पार्टनर है, उसको जो आपने पेमेंट करनी होती है वो बहुत बड़ी राशि होती है और यदि वह राशि आपने उसको नगद में दे दी तो हो सकता है कि बिजनेस पर इसका बैड इफेक्ट पड़े। उनके एग्रीमेंट के टाइम में ये लिख दिया जाता है कि जो बंदा रिटायर होगा या जिसकी मृत्यु होगी उसको जो पेमेंट की जाएगी वो लोन के द्वारा की जाएगी, अर्थात किस्तों में की जाएगी या उसको एक समय के बाद जो उसको बोल दिया जाएगा कि आपको लोन पे जो है इतनी किस्तें हम देते रहेंगे, उसके बदले में आपको ब्याज देंगे और उसको जो है पेमेंट कर दी जाएगी। लोन के द्वारा जो है उसके लोन में इसको ट्रांसफर कर जाता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एंट्री करते हैं रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, आप सभी जानते हैं रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रकार से इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री कर दी जाएगी और इसकी नरेशन लिखी जाएगी बीइंग बैलेंस ऑफ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये क्लियर इंडिकेशन है। ऐसा कब किया जाएगा यदि आप उसको कैश में पेमेंट नहीं करते हैं। अगर आप व्हेन इंफॉर्मेशन आर नॉट गिवन कि अमाउंट इज पेड इन कैश और थ्रू लोन, व्हेन इंफॉर्मेशन आर नॉट गिवन it is very much clear the second method will be adopted. The amount will be transferred to partners loan account. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस कंडीशन में अमाउंट को जो है वो पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जब पार्टनर्स लोन अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे तो आप एंट्री करेंगे रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग डिसीज पार्टनर्स लोन अकाउंट। इस प्रकार से उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि जिस बंदे की मृत्यु होती है तो उसको पेमेंट कैसे मिलेगी। रिटायरमेंट के टाइम में तो आपको समझ आ गया क्योंकि उसको वो बंदा जिंदा होगा उसको आप पेमेंट कर सकते हैं और उसके लोन अकाउंट में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। परंतु यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर मृत्यु भी हो सकती है, तो अगर किसी बंदे की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को इसकी पेमेंट की जाती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर करते हैं रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, उसका जो प्रतिनिधि होता है, जो उसका कोई भी वारिस होता है, उसको जो है पेमेंट कर दी जाती है। तो उस कंडीशन में हम एंट्री करते हैं डिसीज पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। और जब उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर भी आप रिप्रेजेंटेटिव डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिप्रेजेंटेटिव डिसीज पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उस कंडीशन में उसके उत्तराधिकारी को जो है इसकी पेमेंट कर दी जाती है, उसके उत्तराधिकारी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लोन के बारे में कुछ एक बातें और विशेष ध्यान रखनी है, वो क्या है। एक तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 13 का जो प्रोविजन दिया गया उसको ध्यान में रखना है या एग्रीमेंट को ध्यान रखना है। यदि एग्रीमेंट है तो प्रोविजन की कोई आवश्यकता नहीं है, 13 की प्रोविजन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एग्रीमेंट में यदि लिखा है कि जो बंदा रिटायर हुआ उसको लोन पर इंटरेस्ट जो है वो इतना % दिया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में उतना ही % दिया जाएगा जितना एग्रीमेंट में लिखा है। 5% तो 5%, 10% तो 10%, 4% तो 4%, जितना एग्रीमेंट में लिखा है उतना ही दिया जाएगा। और यदि आपका जो लोन अकाउंट में इंटरेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो इट इज वेरी मच क्लियर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13D के अनुसार ये 6% पर एनम ही दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप कि ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट पर जो लोन दिया जाएगा वो 6% पर एनम ही दिया जाएगा। तो यहाँ आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किस प्रकार से जो है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा।
तो हम प्रैक्टिकल करेंगे इसके बाद, जिसमें आपको इस बात का ध्यान रखेंगे इसका प्रैक्टिकल जो है एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन जितने भी आपने पिछले क्वेश्चन किए हैं, अगर आपको जो प्रैक्टिकल सम आता है 5 नंबर का, तो ये जो क्वेश्चन आपको कराया जाएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पूरा क्वेश्चन आपको कवर किया जाएगा। और वही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कराया जाएगा, तो आपने बड़े ध्यान से उसको समझना है, बड़े आराम से आपको कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स वाई जेड पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6 रिस्पेक्टिवली। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31 दिसंबर 2014 को। बैलेंस शीट के अंदर इन्फॉर्मेशन दी है, अदर इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी पढ़नी। वाई जो है रिटायर होता है ऑन दैट डेट सब्जेक्ट द फॉलोइंग कंडीशन। गुडविल ऑफ द फर्म इज 9000। मशीनरी जो है टू बी डेप्रिशिएट 10%। मोटर वेन जो है वो 15% डेप्रिशिएट होती है। स्टॉक जो है एप्रिशिएट होता है 20%। बिल्डिंग जो है बाय 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाय 975। लाइबिलिटी फॉर वर्क कंपनसेशन फंड टू एक्सटेंड ऑफ ₹825 टू बी क्रिएटेड। It was agreed that X and Z will be share in profit in the ratio of 3:2. Y is to be paid in cash. You are required to prepare necessary account and the balance sheet of the firm. तो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। पहले देखो आपको मशीनरी डेप्रिशिएट हुई 10%। आपके पास मशीनरी दी हुई है 17,500। 17,500 का 10% हुआ 1,750। तो जब भी कभी कोई एसेट कम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। उसके बाद आप सभी जानते हैं मोटर वेन जो है वो 15% जो है वो डेप्रिशिएट हुआ, तो 4000 का 15% आया 600। तो 600 जो है आपका मोटर वेन डिक्रीज हुई। इसी प्रकार से उसके बाद जो है स्टॉक एप्रिशिएट हुआ 20%। तो स्टॉक आपके पास दिया 12,500। 12,500 का 20% होता है जी 2,500। उसके बाद अब आती है बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है आपकी 10% डेप्रिशिएट हुई, तो बिल्डिंग का 10% हुआ जी 22,500 का 10% हुआ 2,250। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ, ये इंक्रीज हुए, क्लियर लिखा है कि इंक्रीज हुए 975 से, तो हमने ये लिख दिया 975 से। जब भी प्रोविजन इंक्रीज होते हैं तो बिजनेस के अंदर लॉस होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद लाइबिलिटी फॉर वर्क कंपनसेशन फंड जो है ₹825। तो 825 जो लाइबिलिटी बढ़ी, इससे भी रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ, तो इसको भी हमने डेबिट साइड दिखाया। उसके बाद आपने टोटल किया, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड 4,750। 4,750 बोथ साइड का टोटल जो है 4,750 लिखेंगे। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपको रिवॉल्यूशन से प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें जोड़ी, ये सारी चीज़ें घटाई, तो आपके पास आया 600। इस 600 की राशि को आपने जो है 3:2:1 में बांटना है। तो 3:2:1 का मतलब होता है 3:2:1। 3:2:1 का मतलब है आपने इसको डिवाइड किया 6 से, तो आपके पास आया 300, 200 और 100। ठीक है जी। तो रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट को आपने बांट दिया, तो आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट था। उसके बाद सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। कैपिटल का बैलेंस आपके पास गिवन है, ये आपके पास दिया 20,000। उसके बाद अगला जो दिया आपके पास वो 15,000। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया वो आपके पास दिया 12,500। ठीक है जी। उसके बाद रिवॉल्यूशन का जो प्रॉफिट है उसको आप ट्रांसफर करेंगे 300, 200 और 100। ठीक है जी। उसके बाद रिजर्व फंड, अगर ऑलरेडी जो रिजर्व फंड है उसको भी ट्रांसफर कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में। ये आपने ओल्ड रेशो में किया तो 3,000, 2,000 और 1,000। उसके बाद जो फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल आपको पता हुआ है 9,000 है। जो बंदा रिटायर हुआ उसका हिस्सा है 1/3। आप जब इसका गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो इसका गेनिंग रेशियो आएगा जी आपका 3:7। 3:7। तो 3:7 में इसको आप बांटेंगे 9,000 को। टोटल 9,000 है। 9,000 का जो है 1/3 निकाला, मतलब 1/3 निकाला तो आपके पास 3,000 आया। 3,000 की राशि को आपने ट्रांसफर कर दिया। तो आप सभी जानते हैं जो बंदा रिटायर हुआ उसको देना है, तो आपने इसको दे दिया 3:2 में। और कम किसका होगा जी, जो बंदे बचेंगे, और उनकी कैपिटल को जो है वो डेबिट कर दिया जाएगा वाइज की कैपिटल को। तो 900 और 2,100। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। और एक्स का जो टोटल आया वो 23,200 आमने सामने बराबर लिखेंगे। पहले भी टोटल इतना इतना आया, और उसके बाद ये 30,600। वाई को पेमेंट करनी है
टू कैश या बैंक के द्वारा, अगर बैंक का बैलेंस दिया तो बैंक के द्वारा, अगर कैश दिया तो कैश के द्वारा, तो आपने कर दीजिए यह 20,200 टू कैश और टू बैंक, और उसके बाद इसका बैलेंस निकाला। तो बैलेंस निकालने के बाद आप देखते हैं कि इसका बैलेंस आया 22,400 और इसका बैलेंस जो आया वो आया था 11,500, और आमने सामने जो है वो बराबर हो गया जी। आप इसका दोनों साइड का टोटल बराबर हो गया। उसके बाद आपने इसकी बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो सबसे पहले आपके पास क्रेडिटर्स दिए हुए, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ 29,500, बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं हुआ, ये आपके पास 2,500 है। रिजर्व फंड आपने बांट दिए, कैपिटल का बैलेंस आपके पास जो आया एक्स और वाई का वो लिख देंगे आप। इसको बैलेंस जो है 22,400 और 11,500 इनर कॉलम में लिख दें, ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जो है इसका जब टोटल करेंगे तो आप टोटल करने के बाद देखेंगे लाइबिलिटी साइड का टोटल जो है वो 66,725 है। इस साइड का टोटल भी इतना ही आना चाहिए। उसके बाद आपने सबसे पहले कैश का बैलेंस आपके पास दिया था 21,250, उसमें से 20,200 आपने पे कर दिया, इसका मतलब 1,050 आपके पास बैलेंस बचा। अगर बात करें डेटर्स की, तो डेटर्स जो आपके पास शुरू में 8,000 थे, 975 से फिर बढ़े, तो टोटल जो बढ़े आपके 1,225, तो आपके पास जो बैलेंस बचा वो बचा जी 6,675। इसी प्रकार से आपके जो स्टॉक जो है अप्रिशिएट हुआ, इसलिए स्टॉक को अप्रिशिएट कर दिया 20% से, तो आपके पास आया 15,000। उसके बाद आपके मोटर वैन जो है वो कम हुई थी 15%, तो आपके पास बचा जी 3,400। उसके बाद आपके पास अगली जो आइटम है वो मशीनरी आपकी डेप्रिशिएट हुई, तो मशीनरी आपकी डेप्रिशिएट हुई तो उसको आपने लिखा, ये आपके पास आया 15,750 आई। उसके बाद आपकी अप्रिशिएट हुई बिल्डिंग भी, तो अप्रिशिएट हुई, तो इसका मतलब है या 24,250। आप इसका टोटल करेंगे तो बोथ साइड का टोटल जो आपस में बराबर आएगा। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 का ए जो है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में आपके पास असेट और लाइबिलिटी दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पहले सबसे पहले तो आपका ए रिटायर हुआ 1 जनवरी 2015 को और उनकी असेट की वैल्यू दी हुई है। गुडविल की वैल्यू दी हुई है 3,000, स्टॉक जो है वो 9,600, डेटर जो है 11,200, मशीनरी जो है 8,800, लैंड एंड बिल्डिंग जो है 17,500। क्रेडिटर टू एक्सटेंड 2.5% जो है नॉट लाइकली टू अराइज, क्रेडिटर कम हुए। एज्यूमिंग दैट एडजस्टमेंट आर ड्यूली कैरिड थ्रू, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एंड सी आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कि आपके पास स्टॉक की वैल्यू शुरू में दी थी 10,400 और अब आपके पास स्टॉक की वैल्यू रही 9,600। इसका मतलब है 800 से जो है वो आपका स्टॉक जो है वो कम हो गया। इसी प्रकार से आपके डेटर्स जो है वो 12,000 थे, अब आपके पास 11,200 रहे, इसका मतलब 800 से जो है आपके डेटर भी कम हो गए। मशीनरी की बात करें तो आपके पास शुरू में थी 9,600 और अब आपके पास होगी 8,800, इसका मतलब मशीनरी भी कम होगी 800 से। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपकी बढ़ी, वो कैसे बढ़ी कि आपके पास शुरू में थी 14,400 और अब आपकी 17,500 होगी, तो 3,100 से आपकी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी। और क्रेडिटर आपके कम हुए 2.5%, तो आप अगर क्रेडिटर निकालें 8,000 का 2.5% तो आपके पास आया 200, तो ये आपका हो गया। टोटल किया तो ये आपके पास आया 3,300। क्लियर है जी। उसके बाद आप इसमें से घटाएंगे 3,300 में से आपने 2,400 घटाया तो आपके पास 900 जो है वो बैलेंस आ गया और इसका टोटल किया तो 3,300। 900 को जो आपने 3:2:1 में बांटा तो आपके पास आया 450। आप सभी जानते हैं इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे तो 450। उसके बाद ये आपके पास आया 300 और ये आपके पास आया 150। हमने जो है इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया एज पर देयर ओल्ड रेशियो। जब प्रॉफिट आता है तो इसको आप बांट देते हैं। उसके बाद सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। कैपिटल का बैलेंस गिवन है, जो चीज़ गिवन है उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। ये आपके पास 16,000 है। अगर बात करें ए का बैलेंस और बी का बैलेंस जो है वो आपके पास है 12,000। इसी प्रकार से आपके पास सी का बैलेंस जो है वो है 10,400। रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफ़र करेंगे, ये आपका 450, ये आपका 300 और ये आपका 150।
अब आपने क्या किया, गुडविल को बांटा। गुडविल कौन सी थी जी, जो 3000 थी। 3000 में जो बंदा रिटायर हुआ उसका हिस्सा है 3/6, मतलब 50%, मतलब 3000 का 1500, और 1500 को व्हेन इन्फॉर्मेशन आर नॉट गिवन इट विल बी गिवन इन ओल्ड रेशो, और ओल्ड रेशो इनका गेनिंग रेशो होगा। तो गेनिंग रेशो में इसको बांटा, तो आपने बाय बीज कैपिटल और बाय सीज कैपिटल लिखा 1500, और इसी प्रकार से बी की कैपिटल को कम कर दो, कितने से जी, 1000 से, और इसी प्रकार से आप सी की कैपिटल को भी कम कर दो 500 से। उसके बाद आप इस क्वेश्चन का टोटल करेंगे। जब आप टोटल करेंगे तो आपने देखा इसका टोटल आया 10,550, इसका टोटल आया 12,300, और इसका टोटल आया जी 17,950, और ये 17,950 जो है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि व्हेन इन्फॉर्मेशन आर नॉट गिवन या इन्फॉर्मेशन आर गिवन टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो इसके एक लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने कैश किया था, यहाँ लोन में ट्रांसफर कर दिया, टोटल किया तो आया 17,950। 12,300 में से आपने 1,000 घटाया तो आपके पास बैलेंस बच गया 11,300। और इसी प्रकार से जब आपने 10,550 में से 500 घटाया तो आपके पास आया 10,050। तो इस प्रकार से ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। अब आप बैलेंस शीट बनाएंगे न्यू फर्म की, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रेडिटर थे। क्रेडिटर आपके पास 8,000 थे। 200 जो है आपने क्लेम, नॉट लाइकली टू क्लेम, आपने क्लेम नहीं किए, इसका मतलब कम हुए, तो आपके पास 7,800 जो है क्रेडिटर का बैलेंस बचा। बिल्स पेबल के बैलेंस में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, ये 1,600 ही रहे। ए का लोन जो है आपने देखा कि आपके पास 17,950 आया, और इसके बाद अब बी और सी की कैपिटल की बात करें तो ये आपके पास 11,300, और ये आपके पास 10,550 आई। तो आपने इसका टोटल किया तो आपके पास आई 21,850। फिर बैलेंस शीट का टोटल किया तो यहाँ पर आया 48,700। अगर बैंक बैलेंस की बात करें उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, 1,600। स्टॉक की वैल्यू आपके पास दी हुई है कि जो कम होकर जो है 9,600 रही। इसी प्रकार से डेटर भी आपके 11,200, और इसी प्रकार से आपकी मशीनरी जो है वो भी कम होकर 8,800, और आपकी लैंड बिल्डिंग जो है वो बढ़कर जो है 17,500 होगी। अगर आप इसका टोटल करेंगे, टोटल जो है वो साइड का इक्वल आएगा। इन्फॉर्मेशन के आधार पर पार्टनरशिप के क्वेश्चन के अंदर इक्वालिटी है कि जो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, बढ़ाने को बोला तो आपने बढ़ा दिया, कम करने को बोला तो आपने कम किया, और वैसे आपने इसका क्वेश्चन किया। पूरा का पूरा क्वेश्चन करने में किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आती है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 24। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।